आज के इस गहन विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानूनी दस्तावेज की जो हमारे आसपास के सबसे ताकतवर सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। हम द पुलिस एक्ट 1861 का पूरा कानूनी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और स्रोत के रूप में हमारे पास इस अधिनियम का मूल पाठ है, इसकी धाराएं, क्लॉजेस और राज्यों द्वारा किए गए संशोधन भी। बिल्कुल, जिसे हम स्टेट अमेंडमेंट्स कहते हैं। एग्जैक्टली। तो इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य बहुत साफ है। हमें इस ऐतिहासिक कानून के हर एक पहलू को कानूनी दृष्टिकोण से समझना है। और एक लॉ एक्सपर्ट की तरह मैं अगर शुरुआत करूं तो ये तथ्य बड़ा हैरान करता है कि 1861 का ये कानून आज भी हमारी पुलिस व्यवस्था का मूल आधार है। ये हैरानी बिल्कुल जायज है, पर देखिए, इस कानून की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसके बनने के संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। 1857 की क्रांति के संदर्भ को। हाँ, वही। इतिहास पर नजर डालें तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद इस कानून को लाया गया था। उस वक्त की जो ब्रिटिश हुकूमत थी ना, वो बहुत चौकन्नी थी। उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ आम क्राइम को रोकना नहीं था, बल्कि कंट्रोल करना था। सही पकड़ा। एक ऐसी बेहद कुशल और सख्त पुलिस फोर्स तैयार करना था जो किसी भी तरह के विद्रोहों को पनपने से पहले ही दबा सके। इसीलिए जब हम इस एक्ट के सेक्शंस का विश्लेषण करते हैं तो उसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, लगभग मिलिट्री स्टाइल ढांचा नजर आता है। मिलिट्री स्टाइल ढांचा, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। और वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल वाला ढांचा इस एक्ट के शुरुआती हिस्सों में ही साफ झलकने लगता है। जैसे अगर हम थीम 1 पर आएं, डेफिनेशंस और हायरार्की वाले सेक्शंस पर। सेक्शन 1 से लेकर 7 तक। जी, अब सेक्शन 1 में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ना, वो बड़ा ही रोचक लगा मुझे। कानून की भाषा इतनी स्पेसिफिक होती है कि उसमें लूपहोल्स की जगह नहीं छोड़ी जाती। यहाँ कैटल यानी मवेशी शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो काफी लंबा चौड़ा है। बहुत ज्यादा। उसमें सिर्फ गाय या भैंस नहीं है। कानून कहता है कि कैटल के अंदर हाथी, ऊंट और यहाँ तक कि सूअर को भी शामिल किया गया है। हाँ। अब मैं सोच रही थी कि क्या आज की मॉडर्न ट्रैफिक पुलिस किसी हाथी को कानूनन कैटल मानकर उस पर एक्शन लेगी? इसके पीछे उस वक्त का कानूनी तर्क क्या था? देखिए, कानून हमेशा अपने समय के आम जीवन का आईना होता है। 1860s के दौर में यातायात या भारी माल ढोने के लिए हाथी और ऊंट का इस्तेमाल आम बात थी। सड़कों पर दिखते थे वो। बिल्कुल। अब फर्ज कीजिए सड़क पर कोई हाथी बेकाबू हो जाए और पुलिस उस पर कार्रवाई करना चाहे। अगर कैटल की परिभाषा में हाथी नहीं होता तो बचाव पक्ष कोर्ट में सीधे दलील दे देता कि ये जानवर तो डेफिनेशन में आता ही नहीं। एग्जैक्टली। कि फाइन कैसे लगाया गया? तो इस टेक्निकलिटी से बचने के लिए लॉ मेकर्स ने हर उस जानवर को लिस्ट में डाल दिया जो उस वक्त सड़कों पर दिख सकता था। मतलब कोर्टरूम की बहस को पहले ही खत्म कर दिया। बहुत ही सटीक ड्राफ्टिंग है। उसके बाद सेक्शंस 2, 3 और 4 आते हैं। ये धाराएं पूरी पुलिस फोर्स की चेन ऑफ कमांड सेट करती हैं। हाँ, जो हायरार्की तय करती हैं। राइट। इनके मुताबिक पूरी पुलिस फोर्स सीधे स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करेगी। इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी का पद बनाया गया और जिलों में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जिसे आजकल हम एसपी कहते हैं, उनके अधिकार क्षेत्रों का जिक्र है। पर एक सवाल उठता है यहाँ। जी, पूछिए। इस पूरे कंट्रोल को इतना सेंट्रलाइज्ड क्यों रखा गया? लोकल बॉडीज को ताकत क्यों नहीं दी गई इसमें? देखिए, सही कानूनी विश्लेषण यही सवाल उठाता है। स्टेट गवर्नमेंट को सुपरिंटेंडेंस देने का सीधा सा मकसद था पुलिस फोर्स को किसी भी तरह के लोकल प्रभाव या दबाव से मुक्त रखना, ताकि जमींदार वगैरह कंट्रोल ना कर सकें। सही कहा। अगर लोकल जमींदारों का दबदबा होता तो हुकूमत का असली कंट्रोल खत्म हो जाता। और यही चीज हमें सेक्शन 5 और 7 में दिखती है, जो इस टॉप डाउन पावर को और मजबूत बनाते हैं। सेक्शन 5 में आईजी के पास पूरे स्टेट में एक मैजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं। एक आईजी और मैजिस्ट्रेट दोनों की पावर एक साथ? हाँ, और सेक्शन 7 पर गौर करें, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी एक्शन पर जोर देता है। ये हायर ऑफिशियल्स को लोअर रैंक पर पूरा नियंत्रण देता है। और सेक्शन 7 में जो सजा के तरीके हैं ना, वो मॉडर्न लेबर लॉज के हिसाब से बहुत चौंकाने वाले लगे मुझे। कैसे? मतलब अगर कोई लोअर रैंक ऑफिसर अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है तो आईजी या एसपी उसकी 1 महीने की तनख्वाह तो काट ही सकते हैं, पर उसके अलावा 15 दिन तक क्वार्टर्स में बंद रखने का प्रावधान है, जिसे कन्फाइनमेंट कहते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ बंद नहीं रखना, उस दौरान उनसे एक्स्ट्रा ड्रिल या एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी भी करवाई जा सकती है, बिना कोर्ट जाए। इंटरनल लेवल पर इतनी सख्त सजा।
ये कानून तो किसी मिलिट्री एक्ट जैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि इस कानून को उसी तरह डिजाइन किया गया था। ये इस बात को स्थापित करता है कि जिसके पास हथियार हैं उसका अनुशासन सेना जैसा ही होना चाहिए। और ये स्ट्रिक्टनेस सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं थी, उनकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने का प्रयास था। जो कि हमारे थीम 2 में बहुत साफ दिखता है, ड्यूटीज और रिस्ट्रिक्शंस वाले हिस्से में। अगर हम सेक्शन 8, 9 और 10 को एक साथ पढ़ें तो लगता है जैसे पर्सनल आज़ादी पूरी तरह से खत्म हो जाती है फोर्स ज्वाइन करते ही। सही बात है। सेक्शन 8 कहता है कि अपॉइंटमेंट पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, और नौकरी छोड़ने पर उसे वापस करना होता है। पर सबसे हैरानी की बात मुझे सेक्शन 9 में लगी। कोई भी ऑफिसर बिना 2 महीने के नोटिस के रिजाइन नहीं कर सकता। नोटिस पीरियड आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह लगता है, पर यहाँ कानूनी बाध्यता है। और उसके ऊपर सेक्शन 10 के तहत आप कोई और नौकरी नहीं कर सकते, यानी मूनलाइटिंग पूरी तरह बैंड है। इसके पीछे का लॉजिक पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा है। पुलिस एक आम नौकरी तो है नहीं जहां मैन पावर को तुरंत रिप्लेस कर लें। अगर अचानक ऑफिसर्स रिजाइन कर दें तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? इसीलिए ये 2 महीने का बफर रखा गया। और मूनलाइटिंग को रोकना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए था। अगर एक सब इंस्पेक्टर पार्ट टाइम दुकानदार भी होगा तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ निष्पक्ष कार्यवाही थोड़ी कर पाएगा। पॉइंट है, कानूनी तौर पर ये समझ में आता है। लेकिन इस थीम का सबसे दिलचस्प हिस्सा सेक्शन 22 है। ये कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाएगा। ऑलवेज ऑन ड्यूटी? हाँ, शिफ्ट का खत्म होना जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कानून में, और उसे जिले के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। ये कानून पुलिस और आम नागरिक के बीच की रेखा को बहुत गहरा करता है। इसका कानूनी मतलब ये है कि यूनिफॉर्म में ना होने पर भी अगर उसके आगे कोई जुर्म होता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं छुट्टी पर हूं। उसकी जिम्मेदारी वहां मौजूद होती है। बिल्कुल। और सेक्शन 23 और 24 के तहत इस ड्यूटी को और क्लियर किया गया है, जो उनकी पावर्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करते हैं। एक्सपर्ट कानूनी दायरे को समझाएंगे, जैसे वारंट का पालन करना, खुफिया जानकारी जुटाना, और हाँ, एक पावर ऐसी है जो सीधे प्राइवेसी पर असर डालती है, बिना किसी वारंट के ड्रिंकिंग शॉप्स या गेमिंग हाउसेज में घुसने का अधिकार, ताकि आम जनता की पब्लिक न्यूसेंस रोकी जा सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ना स्टेट अमेंडमेंट्स की बात करनी जरूरी हो जाती है। जैसे ओडिशा का संशोधन देखिए, जिसे सेक्शन 23A के रूप में जोड़ा गया। रनिंग ट्रेन वाला संशोधन। सही। चलती ट्रेन में जुर्म एक बड़ी समस्या थी। अगर ट्रेन में क्राइम हो जाए तो अगले स्टेशन तक का इंतजार करना पड़ता था कार्यवाही के लिए। तो जुरिस्डिक्शन का मुद्दा फंस जाता था। एग्जैक्टली। तो इस संशोधन ने एक सब इंस्पेक्टर को चलती ट्रेन में वही पावर दे दी जो एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के पास होती है। ये तो बहुत ही एलिगेंट लीगल फिक्स है। ज्यूरिस्डिक्शन की समस्या को प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व किया गया। अब आते हैं थीम 3 पर, पब्लिक ऑर्डर, क्राउड्स और स्पेशल पुलिस का मुद्दा। सेक्शंस 13 और 14 इसमें सबसे पहले आते हैं एडिशनल पुलिस वाले सेक्शंस। हाँ, अतिरिक्त पुलिस फोर्स। इसमें ये चर्चा करनी जरूरी है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने खर्च पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग कर सकता है, या अगर कोई रेलवे लाइन बन रही है या फैक्ट्री लग रही है और वहां शांति भंग होने का डर है तो वहां अतिरिक्त पुलिस लगाई जा सकती है। और मजेदार बात यह है कि खर्चा उस निर्माण वाले मालिक को देना होगा। ये कॉस्ट एलोकेशन का कानूनी नियम है। सरकार का मानना था कि आम जनता का पैसा सिर्फ आम सुरक्षा के लिए है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने मुनाफे के लिए कुछ कर रही है जिससे रिस्क है, तो सुरक्षा का खर्चा वही उठाएगी। फेयर इनफ। लेकिन इस अतिरिक्त पुलिस का एक और पहलू है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। सेक्शंस 15 और 15A, अशांत क्षेत्रों यानी डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों और कैसे काम करता था। सेक्शन 15 कहता है कि अगर किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया तो वहां की अतिरिक्त पुलिस का खर्चा वहां के निवासियों से वसूला जाएगा, इनहैबिटेंट से। हाँ, और 15A इससे भी आगे जाता है। अगर दंगे की वजह से किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी वहां के निवासियों से फाइन के रूप में करवाई जाएगी। मतलब अगर मैं चुपचाप अपने घर में बैठी हूं और बाहर सड़क पर पड़ोसी दंगा कर रहे हैं तो मैं फाइन क्यों भरूं? ये तो मॉडर्न जस्टिस प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ है ना। आज के डेमोक्रेटिक नजरिए से बिल्कुल खिलाफ है। पर याद रखिए, इस कानून का प्राइमरी मोटिव जस्टिस नहीं, कंट्रोल था। इसे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक सजा के कानूनी कॉन्सेप्ट के रूप में ड्राफ्ट किया गया था, ताकि लोग आपस में ही दंगा रोकें। एग्जैक्ट वही लॉजिक। अगर पूरे गांव पर आर्थिक बोझ पड़ेगा तो डर की वजह से लोग खुद एक दूसरे को रोकेंगे। और इसमें राज्यों ने नए रूल्स भी जोड़े। जैसे ओडिशा अमेंडमेंट की ही बात ले लीजिए।
उन्होंने इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकारी संपत्ति के नुकसान को भी शामिल कर लिया। यानी सरकारी बस जली तो उसका खर्चा भी उस इलाके की जनता से वसूला जा सकता है। बिल्कुल, बस मैजिस्ट्रेट इस बात को वेरीफाई करेगा। कमाल है। अब थीम 3 में ही एक और अजीब पावर है। सेक्शंस 17, 18 और 19 के तहत स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। अगर दंगे के वक्त फोर्स कम पड़ जाए तो आम नागरिकों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया जा सकता है। हाँ, उन्हें ड्यूटी करनी पड़ेगी पुलिस की तरह। और इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ मैं कि अगर कोई नागरिक इस ड्यूटी से इनकार करता है तो इस पर 50 रुपए का जुर्माना लग सकता है, सेक्शन 19 के तहत। सही। आज 50 रुपए कुछ नहीं है, पर उस जमाने में ये एक नागरिक को डराने के लिए काफी बड़ा अमाउंट रहा होगा। 1861 में 50 रुपए एक मजदूर की महीनों की कमाई होती थी। ये रकम जानबूझकर इतनी बड़ी रखी गई थी ताकि किसी आम नागरिक में सरकार का आदेश मानने से इनकार करने का विचार तक न आए। ये एक तरह का लीगल टेरर ही था। और भीड़ पर इस कानूनी टेरर की झलक सेक्शंस 30, 38, 31 और 32 में भी दिखती है, जो असेंबलीज और प्रोसेशंस को रेगुलेट करते हैं। सड़कों पर जुलूस निकालना हो या पब्लिक गलियों में संगीत बजाना हो, म्यूजिक को भी रेगुलेट करने का अधिकार पुलिस को दिया गया। जुलूस के लिए लाइसेंस लेना बाध्य किया गया था, और अगर लाइसेंस के नियम तोड़े गए तो भीड़ को अनफुलफुल असेंबली घोषित करके रोकने का अधिकार है सेक्शन 30A के तहत। और यहाँ सेक्शन 32 में तो 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ये आम जमावड़े को विद्रोह बनने से रोकने की एक प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। अब चलिए थीम 4 की तरफ बढ़ते हैं, पब्लिक न्यूसेंस और अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, सेक्शंस 25 से लेकर 29 और सेक्शन 34 तक। शुरुआत करें अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी यानी लावारिस संपत्ति के कानूनी निस्तारण से। सेक्शंस 25, 26 और 27। इस प्रक्रिया में मैजिस्ट्रेट 6 महीने का एक प्रोक्लेमेशन जारी करता है। हाँ, और अगर 6 महीने में कोई दावा नहीं करता तो संपत्ति सरकार की हो जाती है। ये प्रोसीजर एसेंशियली ट्रांसपेरेंसी लाने का एक अटेम्प्ट था, ताकि पुलिस स्टेशन एक स्टोरेज यूनिट ना बन जाए। और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ फोर्स के भीतर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी तय करने वाले सेक्शंस भी हैं। सेक्शंस 28 और 29। पेनल्टीज फॉर ऑफिसर्स। राइट। सेक्शन 29 तो बहुत गंभीर है, ड्यूटी में लापरवाही या कावर्डिस यानी कायरता दिखाना। तो कायरता को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया था। वही ना, आम नौकरी में कायरता जुर्म थोड़ी होती है। साथ ही अगर कोई ऑफिसर कस्टडी में किसी व्यक्ति के साथ बेवजह मारपीट करता है तो उसे 3 महीने की सजा हो सकती है। 19वीं सदी के हिसाब से अपने ही ऑफिसर्स पर ये चेक लगाना एक अहम कानूनी मैकेनिज्म था, ताकि फोर्स बेकाबू ना हो जाए। सही बात है। अब इसी थीम 4 का आखिरी हिस्सा सेक्शन 34, ये पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑन रोड्स की बात करता है, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। सड़कों पर होने वाले आम ऑफेंसेस जैसे जानवरों पर क्रूरता, कूड़ा या गंदगी फेंकना, रास्ते पर सामान बेचना, शराब पीकर हुद्दंग मचाना या सड़क पर नंगे घूमना, इन सब मामलों में बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है और सजा सुनिए 50 रुपए का जुर्माना या 8 दिन की कड़ी मशक्कत वाली सजा, जिसे हार्ड लेबर कहते हैं। और इसी में उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट का जिक्र करना दिलचस्प होगा, सेक्शन 34A। कंपाउंडिंग वाला। हाँ, यूपी ने इन कानूनों का कंपाउंडिंग यानी राजीनामा अलाउ कर दिया। इसका मतलब है कि आरोपी लंबा केस झेलने के बजाय एक तय फीस देकर मामले को वहीं पुलिस लेवल पर सेटल कर सकता है। ये मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम का टाइम बचाने के लिए एक बेहतरीन स्टेप था। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी थीम पर, थीम 5, प्रोटेक्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शंस 33 और 35 से लेकर 47 तक। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा इन कानूनी सुरक्षा कवचों यानी लीगल शील्ड्स का विश्लेषण करें। सेक्शंस 42 और 43। देखिए, हर व्यवस्था को कानून से खुद को बचाने के लिए ढाल चाहिए होती है। सेक्शन 42 लिमिटेशन पीरियड सेट करता है। इसके तहत पुलिस के खिलाफ कोई भी मुकदमा घटना के 3 महीने के अंदर ही दर्ज होना चाहिए। और अगर बाद में किया तो कानून उसे एंटरटेन नहीं करेगा। ये इसलिए था ताकि फोर्स फर्जी लॉसूट से पैरालाइज ना हो जाए। समझ गई। और सेक्शन 43? सेक्शन 43 एक बड़ी गजब इम्यूनिटी देता है। अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी मैजिस्ट्रेट के वारंट के आधार पर काम कर रहा है तो उसे कानूनी बचाव मिलता है, भले ही वो ऑर्डर गलत क्यों ना हो। जवाबदेही मैजिस्ट्रेट की तय होती है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले ऑफिसर की नहीं। ताकि फील्ड ऑफिसर अपने सीनियर्स का आदेश मानने से कतराए ना। एग्जैक्टली, चेन ऑफ कमांड को बचाने के लिए। और इस पूरी वर्किंग को रिकॉर्ड करने के लिए सेक्शन 44 में जनरल डायरी मेंटेन करने की कानूनी बाध्यता समझाई गई है। पुलिस स्टेशन में हर शिकायत, गिरफ्तारी और जब्त किए गए हथियारों का ब्यौरा इसमें होना ही चाहिए।
जनरल डायरी बेसिकली एक पुलिस स्टेशन की सांस होती है। उसके बिना कोई कार्रवाई कानूनन वैध नहीं होती। और अंत में जो बचे हुए सेक्शंस हैं, जैसे 46 और 47, वो स्टेट गवर्नमेंट को शक्तियां देते हैं कि वो इस एक्ट के स्कोप में नए नियम बना सकें। जिसके चलते ये इतना लचीला रहा और आज तक चला आ रहा है। तो कानून के इन सभी पहलुओं को जानने से ये समझ में आता है कि पुलिस का एक एक कदम, उनकी ड्यूटी से लेकर उनकी शक्तियों की सीमा तक, सदियों पुराने लेकिन बेहद सटीक कानूनों से बंधा हुआ है। इस गहन विश्लेषण के बाद कोई भी व्यक्ति पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को एक नए और अधिक ज्ञानवर्धक नजरिए से देख पाएगा। और इस सब पर विचार करते हुए एक आखिरी सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना जरूरी है। बोलिए। जब 1861 का ये पुलिस एक्ट लिखा गया था, तो इसका मूल उद्देश्य क्रांति को रोकना और कड़ी चौकसी रखना था। अगर आज की आधुनिक और डेमोक्रेटिक व्यवस्था का आधार भी वही कॉलोनियल एरा का ढांचा है, तो सोचिए, क्या असल में पुलिस व्यवस्था आम जनता की कम्युनिटी सर्विस के लिए बनी है, या फिर आज भी मुख्यतः कंट्रोल बनाए रखने के लिए काम कर रही है? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग बात है जिस पर हम सबको अपने स्तर पर विचार करना चाहिए। द पुलिस एक्ट 1861 के इस लीगल विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक डीप डाइव करते रहिए और नए तथ्य समझते रहिए।